So, hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to our channel Commerce Classes. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी कि हम काफ़ी दिनों से आपका लेक्चर नहीं आ पाए हैं, लेकिन आई प्रॉमिस कि दिस वॉन्ट बी हैपनिंग अगेन. ठीक है, तो आज हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं. जो टॉपिक है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. आज तक हमने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड बात की कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, इसके यूज़र्स कौन है, इसकी बेनिफिट्स क्या है. ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि अगर देखा हमने कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के इतने एडवांटेजेस हैं, तो देखना चाहिए कि जो अकाउंटिंग हम कर रहे हैं, जो रिकॉर्ड्स हम बना रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स या फीचर्स होने चाहिए. ठीक है, सो सबसे पहले फीचर क्या है, रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? रिलायबिलिटी यानी कि ट्रस्ट, ऑनेस्टी. जो हम बुक्स बना रहे हैं, जो रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, वो रिलायबल होने चाहिए. यानी कि जो उसे पढ़ रहा है, जो उसे यूज़ कर रहा है, वो उस पर ट्रस्ट कर सके कि जो उसमें अमाउंट्स, जो वैल्यूज़ दी गई हैं, जो भी डाटा प्रोवाइड किया गया है, वो रिलायबल है. ठीक है, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो और उस डाटा पे ट्रस्ट करके उसको यूज़ कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. ठीक है, सो रिलायबिलिटी यानी कि ट्रस्ट हो सकता है, ऑनेस्टी. ठीक है, लेकिन वो ट्रस्ट डेवलप कैसे होगा? आपको कैसे पता चलेगा कि रिलायंस, अडानी या जो भी कोई कंपनी है, जो बिज़नेस है, जो आपको अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सही है, रिलायबल है कि नहीं? वो ट्रस्ट कैसे बनेगा? डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस से. यानी कि जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाए जा रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन उस रिकॉर्ड के उसमें डाली जा रही है, वो किसी प्रूफ के बेसिस पे होनी चाहिए. ठीक है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस क्या हो सकते हैं? जैसे मान लो आप कॉलेज में अपनी फ़ीस डिपॉजिट करवा के आते हो, या बैंक में जब आप पैसा जमा करवाते हो, तो एक काउंटर फाइल आपको मिलती है, एक कार्बन कॉपी मिलती है. वो कार्बन कॉपी क्या है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है. ठीक है ना, कि हाँ आपने पेमेंट की है, आपने इतने पैसे दिए हैं या लिए हैं, कि उसका प्रूफ हो जाता है कि हाँ देखो मैंने पेमेंट की है. ठीक है ना, सो जो भी अपना अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन वो ऊपर डाल रहे हैं कि इतना खर्चा हुआ, इतनी कॉस्ट, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट लॉस इतना हो रहा है, हमारी एसेट्स इतनी है, लाइबिलिटी इतनी है, वो अमाउंट इतनी डाली है, उसके पीछे कोई एविडेंस होना चाहिए. ठीक है, ऐसे ही हमने कोई एंट्री नहीं डाल देनी. ठीक है, सो सबसे पहली करैक्टरिस्टिक्स क्या पढ़ी हमने? रिलायबिलिटी. देन आ गया रेलिवेंस. रेलिवेंस यानी कि रेलिवेंट होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन. एज ए स्टूडेंट आपको जितना पढ़ना चाहिए, वो आपके लिए वो मटेरियल रेलिवेंट होना चाहिए. एज एन कॉमर्स स्टूडेंट या अकाउंट्स जैसे आप पढ़ रहे हो, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपके सब्जेक्ट, आपकी स्टडी से रिलेटेड, यानी कि आपकी क्लास अभी +1 है या +2 है, कॉमर्स सॉरी आप BCom कर रहे हो, MCom कर रहे हो, उस हिसाब की अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए. सो रेलिवेंस यानी कि रेलिवेंट. जो डाटा आपको इन्वेस्टर हो, आप इन्वेस्टर हो, तो इन्वेस्टर को उस तरीके का डाटा, कस्टमर को कैसा डाटा चाहिए वो से वो प्रोवाइड किया जाना चाहिए. एम्प्लॉयज़ को क्या, एम्प्लॉयज़ के लिए क्या ज़रूरी है देखना कि हाँ भी बिज़नेस प्रॉफिट कमा रहा है, हमें बोनस वगैरह मिल सकता है कि नहीं, तो उसे उस चीज़ के लिए डाटा चाहिए. सो जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स या अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर रहा है, वो इन्फॉर्मेशन उसके लिए रेलिवेंट होनी चाहिए. आपको मैं साइंस की कोई चीज़ समझाने लगूंगी तो वो आपके लिए बेनिफिट नहीं है, आपको बेनिफिट नहीं देगा, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए रेलिवेंट नहीं है. आपके लिए रेलिवेंट क्या है? अकाउंट से रिलेटेड डाटा, कॉमर्स से रिलेटेड डाटा. ठीक है, सो रेलिवेंट कैसे होगा? एज पर द नीड ऑफ द यूज़र. देन आ गया हमारे लिए अंडरस्टैंडेबिलिटी. अंडरस्टैंडेबिलिटी, जो भी इंफॉर्मेशन है वो अंडरस्टैंड उसकी एबिलिटी होनी चाहिए. यानी कि आप उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को पढ़ के, उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ के कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सको, आपको समझ आनी चाहिए. उसकी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि जो भी पढ़े आप, मतलब चाहे छोटा बच्चा पढ़े, जैसे +1 के हो आप, ठीक है ना, कुछ छोटा बच्चा है, उसके लिए रिलायबिलिटी या अंडरस्टैंडेबिलिटी कैसी होगी? उस लेवल की. क्योंकि अगर हायर लेवल में है, जो हायर एजुकेशन में है, तो उसके लिए अंडरस्टैंडेबिलिटी अलग होगी. ठीक है, सो अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट में इंफॉर्मेशन है वो आपको समझ आनी भी चाहिए. उसमें हम क्या आनी चाहिए? कंसाइज यानी कि क्रक्स, बहुत डिटेल, बहुत वास्ट इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करनी जिसकी ज़रूरत भी ना हो. ठीक है, कंसाइज, ब्रीफ और एग्जैक्ट. यानी कि और क्या आ गया? टेक्निकल जार्गन. देखो, अभी जिसको जार्गन वर्ड का मीनिंग पता होगा उसके लिए तो अंडरस्टैंडेबिलिटी है, लेकिन कईयों को नहीं पता होगा. सो जार्गन मतलब क्या होता है? टेक्निकल वर्ड यूज़ करने, जैसे साइंटिफिक वर्ड यूज़ करने. एग्जैक्टली मतलब नहीं बताना, बट स्पेसिफिक वर्ड बता देना. सो अंडरस्टैंडेबिलिटी, इसके लिए ये अंडरस्टैंडेबल नहीं है ना वर्ड आपके लिए. सो अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब क्या होता है? टेक्निकल जार्गन्स हो सके तो आप अवॉइड करो. मान लो कि अगर मैंने कोई टेक्निकल वर्ड यूज़ किया भी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, तो मैं नीचे जैसे यहाँ पे फुटनोट होते हैं, तो फुटनोट में शो करूँ कि इस वर्ड का मतलब क्या है. ये मैंने इधर जार्गन वर्ड यूज़ करा है, तो मुझे क्या करना चाहिए कि हाँ भी ये वर्ड नया है, कई लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं नीचे इसका मीनिंग लिख दूँ कि जार्गन वर्ड का मतलब ये होता है. अभी जैसे देखो, आप नए बच्चे हो, आपको नहीं पता होगा कि ए और इसका मतलब क्या है, CR का मतलब क्या होता है,
DR का मतलब क्या होता है ऐसे, अगर कोई साइंस वाला बच्चा इससे पढ़ेगा उसके लिए DR यानी डॉक्टर, और कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए DR का मतलब होता है डेबिट, CR यानी क्रेडिट। क्रेडिट इधर हम क्रेडिट के लिए CR लगाते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एब्रीविएशन यूज़ करते हैं, और CR वैसे हम करोड़ के लिए भी यूज़ करते हैं। सो ये क्या है, अंडरस्टैंडेबिलिटी। सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारी कैसे होनी चाहिए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी। ठीक है, देन आ गया कंपेरेबिलिटी। देखो कंपेरेबिलिटी का मतलब क्या है कि कंपेयर करना, बिजनेसमैन को अपना जो इन्फॉर्मेशन है, जो डाटा है, जो रिजल्ट आए हैं उस साल के, उसे खुद से भी कंपेयर करना है कि पिछले साल मेरा प्रॉफिट इतना हुआ था, इस साल इतना प्रॉफिट हुआ है। और एक तो अपने खुद से उसने कंपेयर करना, दूसरा उसने इससे भी कंपेयर, अपने कॉम्पिटिटर से भी कंपेयर करना होता है कि हाँ मेरे प्रॉफिट, मेरा लॉस इतना हो रहा है, क्या मेरे कॉम्पिटिटर का खर्चा या लॉस ज़्यादा तो नहीं हो रहा, या वो मेरे से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, सो कंपेरेबिलिटी से हमें क्या पता चलता है कि मेरी स्टैंडिंग का है, मैं बेटर परफॉर्म कर रही हूँ कि नहीं। सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपेरेबल कैसे होंगे, देखो साइंस वालों का कॉमर्स से कंपैरिजन नहीं हो सकता। कॉमर्स वाले, आप कॉमर्स के हो तो आपके फ्रेंड कॉमर्स वाले होंगे तो आप कंपेयर कर सकते हो ना, ठीक है ना। सो कंपेरेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए हैं स्टैंडर्डाइज्ड होने चाहिए। स्टैंडर्डाइज का मतलब है कि जैसे जो फॉर्मूला पहले लास्ट ईयर यूज़ किया, या जो आपका फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हो, या जो आपका कंप्यूटर, सेम फॉर्मूला होना चाहिए। अगर आप एक साल के रिकॉर्ड बना रहे हो तो पिछले साल भी आपने एक साल के रिकॉर्ड्स बनाए हुए होने चाहिए। ठीक है, सो आपके कॉम्पिटिटर ने, ये नहीं कि आप एक साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हो और आपके कॉम्पिटिटर 2 साल का। जो रूल्स रेगुलेशंस फॉर्मूलाज आप यूज़ कर रहे हो, सिमिलर फॉर्मूला ही आपके जो कॉम्पिटिटर है, जो आप, या फिर आपने पिछले साल यूज़ किया हो। ठीक है, सो कंपेरेबिलिटी यानी स्टैंडर्डाइजेशन का भी ध्यान रखना। नेक्स्ट आ गया टाइमलीनेस। टाइमलीनेस यानी कि टाइम पे रिकॉर्ड भी प्रोवाइड करने। आपको मालूम है कि जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरत के समय हमारे काम ना आ सके उसकी क्या ही वैल्यू। ठीक है, जिस समय कंपनी के लिए डिसीजन लेना है, या जिस भी पर्सन ने, जितने भी हमने इतने सारे यूज़र्स पढ़े हुए हैं, जब उन्हें इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़े, नीड हो, तब उन्हें इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो। सो टाइमली बेसिस पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये भी एक क्वालिटी है किसकी, हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। ठीक है, नेक्स्ट आ गया मटीरियलिटी। मटीरियल क्या होता है, एक है मटीरियल वर्ड और इसके अपोजिट वर्ड आता है इममटीरियल। ठीक है, देखो हमारे जो बिजनेसेस हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उसमें काफ़ी तरीके की ट्रांजैक्शंस होती है, एक छोटी 1 रुपये से लेकर लाखों करोड़ों तक की। ठीक हो, अगर आप अभी रिलायंस की बात करोगे, रिलायंस बड़ी जो कंपनी है, वहाँ पे स्टेशनरी, रबर, पेंसिल, इरेजर यूज़ होती होगी। सो उनके लिए ये 10, 20, 50, 100 और लाख का खर्चा भी क्या है, इममटीरियल है। इममटीरियल यानी कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन वही एक छोटा शॉपकीपर है, लेकिन उसके लिए क्या है कि ये जो खर्चे होते हैं 1000, 2000 के, वो बहुत मैटर करते हैं। ठीक है, कोई कस्टमर आपके आते हैं, कस्टमर को आप जो हॉस्पिटैलिटी करते हो, चाय पानी पिलाते हो, उसके खर्चे, किसी कंपनी के लिए, किसी बिजनेस के लिए वो खर्चे मटेरियल हो सकते हैं, किसी के लिए इममटीरियल। कहने की बात क्या है कि आप अपना बिजनेस देखो कि हमारा बिजनेस स्मॉल स्केल पे है, लार्ज स्केल पे बड़ा बिजनेस है, यानी कि छोटा बिजनेस है। उस हिसाब से जो आपने इन्फॉर्मेशन उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में डालनी, इन्फॉर्मेशन बहुत सारी होती है, लेकिन हम सारी इन्फॉर्मेशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं डाल सकते हैं। सो मटीरियलिटी का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसमें उतनी ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाए जो ज़रूरी होती है। मटीरियल है रैंडम, जहाँ जो इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है आप उसको अवॉइड कर सकते हो, या क्या कर सकते हो, आप उसको कंबाइन शो कर सकते हो। आप उसको सिंपल ऐसे ग्रुप में डाल दो, स्टेशनरी का अकाउंट बनाया, स्टेशनरी में डाल दिया पेंसिल, इरेजर या जो भी और एक्स्ट्रा खर्चा हुआ हमारा। ठीक है, सो मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट हुआ। देन आ गया कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी को अगर हम बताएं, अगर मैं सिंपल वर्ड में जैसे बोलते लगातार काम करना, कोई रेगुलरली करते रहोगे तो आपका कंसिस्टेंसी आती है। ठीक है ना, आप बड़ी अच्छे तरीके से कर सकते हो। कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल या फीचर क्या बोलता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट जो आप बना रहे हो ना, मैंने आपको इधर हमने पहले भी किया कंपैरेबिलिटी के लिए कि देखो लास्ट ईयर मैंने जिस अकाउंट तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए, जो फॉर्मूला यूज़ किए उसी तरीके के फॉर्मूला रेगुलर बेसिस पे यूज़ करने हैं। अगर मैं एक आपको सिंपल वर्ड बोलती हूँ, अभी तो नहीं आपको समझ आएगा, लेकिन फर्दर क्लासेस में हम करेंगे। देखो अगर मैं जो डेप्रिसिएशन है, वर्ड डेप्रिसिएशन याद रखो सर, डेप्रिसिएशन आप कई तरीके से लगा सकते हो। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड आ गया, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड आ गया, ये दो भी बेसिक मेथड है हमारे पास डेप्रिसिएशन चार्ज करने के। देखो एक साल मैंने एक मेथड यूज़ कर लिया, नेक्स्ट ईयर मैंने कोई और, फिर कभी और अलग अलग मेथड यूज़ करती रहूँगी। तो कंपेयर कैसे कर सकते हैं? कंपेयर करना है अगर किसी चीज़ को, मैंने बोला था ना कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम एक साल को पिछले साल से कंपेयर करते हैं। कंपेरेबिलिटी में हमने देखा कंपेयर हम किसी चीज़ को तभी कर सकते हैं जब कंसिस्टेंसी हो। इस साल भी ये मेथड यूज़ किया, पिछले साल भी यही मेथड, और आगे सालों में भी वही मेथड यूज़ करना।
तो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में कंसिस्टेंसी आती है और कंपेरेबिलिटी पॉसिबल हो पाती है। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि इस साल कोई और मेथड, कल कोई और, फिर कोई और, इसमें क्या होएगा कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स इतनी रिलायबल नहीं रहेंगी, अंडरस्टैंडेबिलिटी कम हो जाएगी जो हमारे यूज़र्स के लिए, कंपेरेबिलिटी डिफ़िकल्ट हो जाएगी, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। ठीक है, सो कहने का मतलब क्या है, ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, कंसिस्टेंसी यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट जो आप एक बार जिस तरीके से जो रूल्स फॉलो कर रहे हो वो लगातार लॉन्ग टाइम के लिए आप यूज़ करो। पर इधर एक ट्रिक आ रही है कि इसका कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि मैंने चेंज ही नहीं होना, चेंज होना है। जैसे ज़रूरत पड़ी कि जब हम जैसे पहले रिटर्न मतलब हम करते थे मैनुअल वर्क, कॉपी पेन से काम करते थे, फिर हम अलग अलग टेक्निक्स यूज़ हुई, कंप्यूटर्स आए, कैलकुलेटर्स आए, उस पर हमने स्विच किया ना। सो कंसिस्टेंसी क्या बोलती है, अपना वैसे तो हमने क्या रहना है, जो एक टाइम शुरू किया चीज़ वैसे ही हमने फॉलो करनी है। बट अगर कहीं लगता है कि ये तरीका बेटर है तो हमने उस पर स्विच करना है, यानी उसे यूज़ करना है। पर यूज़ करना, मान लो इस साल मैंने कोई नई टेक्निक यूज़ की है तो मैं क्या करूँगी, इस साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नीचे शो कर दूँगी कि पिछले 5 साल से हम ये तरीका यूज़ कर रहे हैं, आगे जो ये नया वाला तरीका ये बेटर है तो हम इस साल से ये तरीका यूज़ कर रहे हैं। सो कंसिस्टेंसी यानी कि मैंने खुद को, अगर मैं अपने पर्सनल एग्जांपल के तरीके से बताना चाहूँ, आपने अपना जो बिहेवियर है या जो आपने सिमिलर रहना है, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ भी अभी मुझे चेंज करने की ज़रूरत है, मेरे पढ़ने का तरीका मैं ऐसे यूज़ कर रहा हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं दे रहा, ठीक है, तो मुझे चेंज करने की ज़रूरत है, चेंज करो। ठीक है, सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स में पूछो। आज ही मैं इवनिंग में एक और लेक्चर लेके आऊँगी जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज अकाउंट्स के रिलेटेड। और फेस से मैं आपको सॉरी बोलना चाहती हूँ कि काफ़ी दिनों से हमारे लेक्चर्स नहीं हो पाए, बट आगे से ऐसा नहीं होगा, हमारी रेगुलरली क्लासेस लगेंगी। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।